एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान हैं रामावतार जी मेघवाल सागर, गज़लकार हैं। रामावतार जी से गज़ल के बारे में भी जानेंगे, साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, और साहित्य की तरफ यानी गज़ल लिखना इन्होंने कब से प्रारंभ किया, ये सब बातें इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए हम बात करते हैं रामावतार जी मेघवाल साहब से। रामावतार जी मेघवाल साहब, आपके हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। कहाँ से शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुख कैसे रहा? जी ज़रूर। सभी एसटीएन के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि भाई साहब ने पूछा तो मैं बता दूं कि मेरा जन्म यहीं कोटा नयापुरा में हुआ है और आप 1972 में मैं यहीं पैदा हुआ और वहीं पर जो आप बड़ा नयापुरा में जब जो मान लीजिए कि स्नातकोत्तर पास की हमने जब राजकीय महाविद्यालय कोटा से, तब तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा और उसके बाद मेरी सर्विस लग गई तो मैं पहले चित्तौड़ चला गया, उसके बाद 12 में रहा और 2015 से कोटा में हूँ। रामावतार जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं और आपने गज़ल लिखना कब से प्रारंभ किया और इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन रहे आपके? जी बिल्कुल। आप देखिए कि ये जो गज़ल की विधा है ये बहुत ही मकबूल और मशहूर विधा है। आप देखेंगे तो पिछले जो है गज़ल का जो उद्भव है, मूल उद्भव, वो अरबी फारसी से माना जाता है। उसके बाद ये विधा जो है हिंदुस्तान में आती है मुग़लों के आगमन के साथ में ही, और यहाँ पर जो है ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं लोग कि जो अरबी फारसी का पौधा था वो हिंदी में ला कर के रोपा गया और आज बहुत फल फूल रहा है उर्दू के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि गज़ल तो का इतिहास तो पुराना है और मेरा जो गज़ल के प्रति जो रुझान है वो कहीं ना कहीं जो है, जब हम पढ़ते थे तो दुष्यंत को पढ़ा और उसके बाद पढ़ने में मेरी जो रुचि थी तो कहीं ना कहीं इस तरह के साहित्य मेरे सामने आते गए, जहाँ पर शेर व शायरी सुखन से मेरा जो है परिचय हुआ और परिचय इस तरह से प्रगाढ़ हुआ कि मैं छात्र जीवन में ही तुकबंदियों में लिखने लगा। और मैं गज़ल की जो फॉर्म तो गज़ल की थी, रदीफ और काफिया मैं ठीक ठीक लगा लेता था, लेकिन गज़ल की बहर क्या होती है या गज़ल में किस वजन में गज़ल कही जा रही है या मतला है या मक्ता है या शेर है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी उस समय नहीं थी। लेकिन जब मैं महाविद्यालय में पढ़ रहा था लगभग 1991 से लेकर के और 1997 तक मैं पढ़ा, तो मैं बीए में पढ़ते पढ़ते ही उस समय की जो कई सारी जो कॉपियाँ हैं वो भी उसमें लिखी हुई रचनाएं आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़ी हुई है। लेकिन वो चूँकि गज़ल के फॉर्म में तो थी पर गज़लें नहीं थी, गज़ल उनको नहीं कह सकते थे, तो अभी तक वो प्रकाशन में नहीं आई है। रामावतार जी, आप बता रहे हैं कि मैं जब उस समय तुकबंदी लिखता था और गज़ल उसको माना नहीं जाता था, तो उस गज़ल को पूरा करने के लिए आपने किससे प्रेरणा ली? बिल्कुल साहब, मैं आपको बताऊं कि 2010 में हम जोधपुर विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए गए थे और वहाँ पर हमें एक टर्म पेपर वहाँ लिख कर के देना पड़ता है विश्वविद्यालय के उस रिफ्रेशर कोर्स के दौरान। तो वहाँ के लाइब्रेरी में हम लोग गए, वो यही कहते हैं कि आप लाइब्रेरी में जाओ, किताबें देख लो, उस पर आधार बना के पेपर लिख लेना। तो वहाँ पर जब मैं गया तो एक मुझे सरदार मुजावर की एक किताब हाथ में वहाँ मुझे लगी, उसका शीर्षक था कि हिंदी हिंदी गज़लकारों की नज़र में। पहली बार तो जो टाइटल था मुझे थोड़ा सा मतलब आकर्षक लगा, हिंदी गज़ल। भाई गज़ल तो सुनते थे
पर ये उर्दू गज़ल और हिंदी गज़ल, फारसी गज़ल, अरबी गज़ल, इसके मुझे कोई जानकारी नहीं थी उस दौर में। तो मुझे लगा कि यार ये कोई नई विधा होगी। फिर मैंने उसको खोल के देखा, किताब के पन्ने पलटे, तो उसमें जो है दुष्यंत से लेकर के और उस दौर में जो हिंदी गज़ल लिखने वाले लोग थे, उस तमाम लोग थे उसमें ज्ञान प्रकाश विवेक भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही महाविद्यालय में पढ़ाने वाले हितेश व्यास, प्रोफेसर हितेश व्यास उस संग्रह में छपे हुए थे। और मैं उनको देख करके ताज्जुब हुआ कि मैंने कहा फिर वो जो जिस फॉर्म में मैं लिख ही रहा था वो पहले से ही फॉर्म तो वही थी। तो मुझे लगा कि यार ये जो है अपन जो गज़ल कह रहे हैं वो शायद हिंदी गज़ल हो सकती है। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एक हिंदी गज़ल को पकड़ के अपन आगे बढ़ सकते हैं, और उस पर मैंने चलना शुरू किया। फिर जब 2013 में जब कोटा विश्वविद्यालय में मेरा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसके पहले एक और वाक़या मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है एक यूजीसी का जो है एमआरपी लिया था, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो मेरी उस समय तक हिंदी गज़ल के अध्ययन की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब मैंने 12 कॉलेज में रहते हुए कई सारी पुस्तकें हिंदी गज़ल से संबंधित मंगाई। दुष्यंत तो खैर बड़ा नाम था ही सही, पर बाकायदा रोहित अस्थाना की किताब इन समकालीन हिंदी गज़ल के नाम से जब मुझे मिली, और मैंने उसमें जब देखा तो कि हिंदी गज़ल की शुरुआत वो अमीर खुसरो से लेकर के और फिर कबीर, उसके बाद में जो भारतेंदु के बाद एक है ना शुरुआत जो है हिंदी गज़ल की होती है ना, हिंदी गज़ल परंपरा की होती है। तो मैं उसको पढ़ करके जो है मैंने कहा ये तो हिंदी साहित्य का एक भाग है, जो है परस्पर चलता हुआ जो है एक जो है समानांतर चलता हुआ भाग है। तो ये तो जैसे अमीर खुसरो की बात करें तो हम उसको आदिकाल में पढ़ते आए हैं, पर उसके गज़लों से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन उनके जो है उनके पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये सब से वाकिफ़ थे। इसी तरह कबीर के खूब हमने जो है दोहे भी पढ़े, और उसके बाद में जो है कबीर के पद भी पढ़े, और कबीर के उन पदों में किस प्रकार से हिंदी गज़ल सुव्यवस्थित थी ये बाद उस समय तो कभी पता नहीं चला, ना किसी ने बताया। लेकिन जब मैंने उस हिंदी गज़ल के इतिहास को पढ़ा तो पता लगा कि कबीर ने भी गज़लें लिखी है, और वो उसमें वही जो गज़ल का जो स्वरूप होता है, मतला भी है, शेर भी है, काफ़ी मतलब मक्ता भी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसमें थी। मतलब तो ये इसी क्रम में जब वो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट पढ़ते पढ़ते जो है धीरे धीरे पता लगा कि इस विधा पे काम किया जा सकता है। तो मैं पीएचडी में जब एनरोल्ड हुआ तो मैंने हिंदी गज़ल कार उस दौरान पे मतलब पढ़ने का जो है दायरा काफ़ी बढ़ चुका था, तो पत्र पत्रिका में पढ़ता था उस दौर में। तो जिससे भी पत्र पत्रिका में पढ़ता था तो एक ज़हीर कुरैशी साहब थे, है ना, यहीं चंदेरी, ग्वालियर के पास में चंदेरी एक कस्बा है, वहाँ पैदा होकर के ग्वालियर में वो जो है इसमें दूरदर्शन विभाग में उनकी पद नियुक्ति थी। और वहाँ रहते हुए जो है उनको मैंने पढ़ा खूब, मतलब उनको खूब पढ़ा, तो मुझे लगा कि इनके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है। और मैंने उनसे बात की, हमारे साथी जो हम जाते थे उस समय 12 में साथी रहते थे, तो उनमें से किसी ने कहा बात करो, शायद बात बन जाएगी। तो मैंने बात करी ज़हीर कुरैशी साहब से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप निश्चित रूप से आप काम कीजिए और मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा। लेकिन बात फिर मैंने अपनी जो सुपरवाइज़र मैडम थी डॉक्टर मनीषा शर्मा, जेडीबी कॉलेज में ही है, यहाँ पर अभी भी हैं, और वो मेरी पीएचडी की गुरु हैं, तो उनसे बात की तो उन्होंने एक बार तो मना कर दिया कि नहीं ये हिंदी गज़ल क्या होती है, कैसे क्या होती है, इसमें कैसे काम होगा। पर मुझे लगा कि नहीं इसमें काम हो सकता है, संभावनाएं हैं, तो उन्होंने स्वीकृति दी। और अंततः जो है 2018 में वो अवार्ड भी हुई मेरे को, पीएचडी समकालीन हिंदी गज़ल परंपरा और गज़लकार ज़हीर कुरैशी के ऊपर ये अवार्ड मेरे को हुई। तो उससे धीरे धीरे रास्ता आगे बढ़ा। और आप देखिए कि जब मैं हिंदी गज़ल पे पीएचडी में अध्ययनरत था तो लोग को आश्चर्य होता था कि हिंदी गज़ल में पीएचडी, कोटा विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा कोई मतलब अध्ययन हो रहा था। लोग अक्सर लोग मुझसे पूछते थे तो कि आप फिर कुछ लोग जैसे हितेश व्यास सर ही थे, तो आप अच्छा आप गज़लें कहते हो आप? मैंने कहा साहब मैं कभी कभी कह लेता हूँ गज़ल, लेकिन मुझे चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मुझे जो है मतला क्या होता है, शेर क्या होता है, जो है मक्ता क्या होता है, इसकी जानकारी मुझे उस समय तो नहीं थी, और उरूज से मैं बिल्कुल अनजान था। और लेकिन मैं गज़ल की फॉर्म में लिखता था। तो धीरे धीरे जब वो लोगों ने मेरे से ज़्यादा ही पूछना शुरू किया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने पूछना शुरू किया, साहित्यकारों ने, कि भाई, तो फिर मुझे लगा कि यार अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है। और फिर मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो वास्तव में मुझे भी लगा कि जो मैंने जो सब पहले लिखा था वो कोई गज़लें नहीं थी, वो वैसे ही तुकबंदियाँ थी। और
धीरे धीरे मैंने जो है पढ़ करके और कुछ लोगों से, इसमें 2 नाम मैं लेना चाहूँगा। ज़हीर कुरैशी साहब, उन्होंने भी, उनसे 2 बार मुलाकात हुई भोपाल में हमारी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी गज़लें मतलब दुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद में एक परिचय हुआ हमारा, जो है गंगापुर सिटी के पास में पिपलाई गांव कस्बा है, वहाँ पर एक AF नज़र साहब रहते हैं, शायर है, इस दौर के बड़े शायर हैं। तो उनसे भी कई बार टेलीफोनिक और कई बार व्यक्तिगत बातें हुई, तो उन्होंने भी गज़ल के बारे में मुझे काफ़ी बताया, समझ बढ़ाई, और उनका भी एक बड़ा योगदान ज़हीर कुरैशी साहब के बाद में रहा। और बाकी यहाँ के जो साहित्यकार हैं, हमारे मित्र हैं, तो गाए बगाए इनसे जो सलाह मशवरे होते थे वो भी कहीं ना कहीं काम आए। रामा अवतार जी, गज़ल में कितने शेर होते हैं? गज़ल में जो पहले की 2 पंक्तियाँ होती है उसको गज़ल का मतला कहते हैं, और उसके बाद शेर कितने भी कहे जा सकते हैं। मतलब शेरों की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर आप मुनव्वर राणा के नाम से वाकिफ़ है तो उन्होंने एक गज़ल में 100 से भी ज़्यादा शेर कहे हैं, और ऐसे कई गज़लकार हैं जिन्होंने एक ही जो है गज़ल में 100 से ज़्यादा शेर कह रखे हैं। और शायद एक नाम मुझे याद आता है मधुवेश जी का, उन्होंने भी एक किसी गज़ल में जो 100 से ज़्यादा शेर कहे हैं। मुनव्वर राणा जी तो यहीं से, इससे भी कई गज़लकार हो गए, पर अमूमन जो है 5 शेर एक गज़ल में होते हैं तो उसको गज़ल कहा जाता है। 5 से जो है ज़्यादा 7, मतलब विषम संख्या में ही शेर होते हैं। ऐसा अब चूँकि हिंदी गज़ल की जो संकल्पना है इसमें तो 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लोबा कर जो भी जितने बन जाए उतने बना लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा की तो कोई जो है सीमा नहीं है, पर कम से कम 5 शेरों की एक गज़ल जो मुकम्मल मान ली जाती है, और उसमें 6, 7 और आगे के 11 विषम संख्या में, अगर 9, 11 हो तो थोड़ी अच्छी मानी जाती है। रामा अवतार जी, मेघवाल साहब, ये रदीक और काफिया क्या शब्द है? हाँ जी, ये गज़ल की जब हम बात करते हैं तो रदीफ और काफिया, ये 2 शब्द अक्सर आपको सुनने मिलते हैं। हिंदी के नज़रिए से बात करें तो समांत होता है, मतलब जैसे उसको रदीफ कहते हैं, और काफिया जो है उस समांत के जस्ट पहले आने वाला, उसके ठीक पहले आने वाला शब्द है, जिसमें जो है वो तुकबंदी में भी हो सकता है, और जो है वो जो है किसी एक आ का काफिया हो गया, या ए का हो गया, या ई का हो गया, जैसे भी मतलब एक शब्द का भी हो सकता है। तो अगर आपको उदाहरण देके मैं बताऊं तो आपको मैं समझा सकता हूं। इसमें आप देखिए, तो मेरी गज़ल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं। अब मैंने लिखी एक जो है कि आंसू छपे किताब में अखबार हो गए, आंसू छपे किताब में अखबार हो गए, लिख लिख के दर्द अपना कलमकार हो गए। अब इसमें जो हो गए जो बार बार हर पहले ऊपर की 2 पंक्तियों में, मतले की दोनों पंक्तियों में हो गए है ना, जो है बार बार आएगा, दोनों बार आएगा, और उसके पहले आ रहा है अखबार और कलमकार। तो इसमें आर का काफिया, जैसे हम बोल सकते हैं आर का काफिया इसमें है। अखबार में ब के आ की मात्रा लगी थी, आप सब समझते हैं। कलमकार में भी आर, तो आर का काफिया हो गया इसमें, और हो गए इसकी रदीफ हो गई। अब ये हो गए रदीफ जो है नीचे के जो शेर, यहाँ ये मतले के बाद में जो 2 पंक्तियाँ अगली आएगी वो होते हैं शेर। कभी कभी मतले के बाद में हुस्न मतला भी हो सकता है, और वो दूसरा मतला भी हो सकता है, हुस्न मतला उसको बोलते हैं। तो लेकिन उसके बाद शेर जो है प्रारंभ होते हैं, और फिर शेर के हर दूसरी पंक्ति में, ऊपर की पंक्ति जिसको मिसराए उला कहा जाता है, उसमें जो है उसी वजन में एक पंक्ति लिखी जाती है, और फिर नीचे जो मिसराए सानी है उसमें जो है काफ़ी और रदीफ का वो ऊपर वाला भारी जो यहाँ पर, जैसे हो गए रदीफ है तो वो हो गए रदीफ आएगी, और उसी के अनुरूप जो है काफिया लगेगा आर के जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। मेरे इसमें जो है इसमें जो है उसने मतला भी है। तो उसने मतला, जैसे मतलब आपने सुना कि आंसू छपे किताब में अखबार हो गए, लिख लिख के दर्द अपना कलमकार हो गए, तो ये गज़ल का मतला है। अब इसमें दूसरा मतला भी हुआ है जिसको हुस्न मतला कहा जाता है, तो वो भी इसमें है कि जो थे शरीफ लोग गुनहगार हो गए, जो थे शरीफ लोग गुनहगार हो गए, लो देख लो दरिंदे भी सरकार हो गए। तो गुनहगार वहाँ भी आर का काफ़ी आ रहा है, और हो गए रदीफ जो है हर जगह। तो ये गज़ल में जो है रदीफ जो है इस तरह से हो गए, या किसी की भी आप गज़लें सुनेंगे तो अब आप समझ जाएंगे कि इसकी रदीफ है,
और ये इसका काफिया है। जब आप रदीफ और काफिये की जानकारी हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये तो रदीफ और ये काफिया है। और इस तरह से फिर आगे इसमें शेर कहे जाते हैं। जी जी। और अंतिम शेर जिसमें शायर अपने तखल्लुस का, जैसे मैं सागर तखल्लुस का प्रयोग करता हूँ, तो अगर आप तखल्लुस का प्रयोग करते हैं तो वो आपके मक्ते का शेर हो जाता है। मतलब मतला मतलब आगाज़, और मक्ता मतलब उसका अंजाम। ये जो है गज़ल का सफ़र है, मतले से लेके मक्ते का। उसमें बीच में कितने भी शेर उसके बीच में आ सकते हैं, शेरों की कोई लिमिट नहीं है, पर कम से कम गज़ल के लिए 5 शेर तो होने ही चाहिए। रामावतार जी, आपने कई गज़लें लिखी, तो हमारे दर्शकों को गज़ल सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ज़रूर सुनाएंगे। ये मेरी गज़ल संग्रह 2021 में ये गुफ्तगू प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ गुफ्तगू एक संस्था है और उसका प्रकाशन भी है। तो 2021 में ये निगाहों में बसा सामान नाम से ये गज़ल संग्रह आया। और अभी हाल ही में जो है ये प्रतिनिधि गज़लें डॉक्टर रामावतार सागर के नाम से जो है एक संग्रह और मेरा इस साल आया है। तो ये दोनों गज़ल संग्रह के अलावा एक किताब और है, देश के 21 गज़लकार। ये भी गुफ्तगू पब्लिकेशन से आई है और इसमें जो है पूरे देश के 21 गज़लकारों को उन्होंने छापा, 30 गज़लें। इसमें मेरी 30 गज़लें हैं। और तो मैं आपको जो है गज़ल सुनाता हूँ। देखिए, अभी गज़ल जो, चूँकि गज़ल का एक जो है कायदा ये भी है कि जब आप पहली बार गज़ल सुन रहे तो अब नई गज़ल सुने, तो मैं बिल्कुल जो ताज़ा गज़ल अभी हुई है हाल के दिनों में वो आपको सुनाता हूँ। देखिए, और उसके बाद जो पुरानी गज़लों में से जो है जो भी आप चाहेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं अभी 22 फरवरी को ही वापस कोटा में लौटा हूँ, तो वहीं से ये गज़ल का मतला मैंने लिखने की कोशिश की। तो देखिए आप कि एहसासों की गर्मी लेकर लौटे हैं, एहसासों की गर्मी लेकर लौटे हैं, एहसासों की गर्मी लेकर लौटे हैं, हम यादों की छतरी लेकर लौटे हैं, हम यादों की छतरी लेकर लौटे हैं। और शेर सुनिए आप कि अरसे बाद गए थे अपने गांव मगर। ये शेर सुनिए, एक शब्द है दो, मीठी मनवार। आप सब जानते हैं कि मीठी मनवार एक शब्द है, उसको मैंने किस तरह से जो है प्रयुक्त किया शेर में, आप देखिए। अरसे बाद गए थे अपने गांव मगर, अरसे बाद गए थे अपने गांव मगर, मनुहारों की मनुहारों की मनुहारों की बर्फी लेकर लौटे हैं, मनुहारों की बर्फी लेकर लौटे हैं, हम यादों की छतरी लेकर लौटे हैं। और शेर देखिए कि ये भी शेर हुआ इसमें कि यूँ तो सब कुछ हासिल था उस महफिल में, यूँ तो सब कुछ हासिल था उस महफिल में, यूँ तो सब कुछ हासिल था उस महफिल में, बस दो आँखें कजरी लेकर लौटे हैं, बस दो आँखें कजरी लेकर लौटे हैं, हम यादों की छतरी लेकर लौटे हैं। और मक्ते का शेर सुना देता हूँ, गज़ल तो लंबी है। सागर सबके अपने अपने शौक यहाँ, सागर सबके अपने अपने शौक यहाँ, सागर सबके अपने अपने
शौक यहाँ, वो मोती हम बजरी लेकर लौटे हैं, वो मोती हम बजरी लेकर लौटे हैं, हम यादों की छतरी लेकर लौटे हैं। बहुत खूब रामावतार जी। रामावतार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि काव्य विधाओं में जो काव्य की जो विधाएं हैं उसमें कई विधा में लोग लिखते हैं, लेकिन आपने गज़ल विधा ही क्यों चुना? जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं सिर्फ गज़लें ही नहीं लिखता, मैंने गीत भी लिखे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मेरा गीत संकलन भी आने वाला है और इसके साथ ही मुक्त छंद की कविताएं भी मैंने लिखी है। तो लिखने को तो मैंने जो है, वैसे तो आप परिचय में देखेंगे तो आप मेरे कई सारे जो है शोध लेख भी प्रकाशित हैं, कई ISBN की किताबों में, कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, तो शोध लेख भी लिखे हैं और मुक्त छंद की कविताएं भी लिखी है, गीत भी लिखे हैं। पर मेरा आज जो है पहला प्रेम जिसे आप कहते हैं साहित्य की विधा के रूप में, तो गज़ल ही है। तो गज़ल चूँकि अब होठों पे चढ़ गई है तो गुनगुनाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको मिसरा आ जाता है तो बन जाती है। बाकी मुक्त छंद की कविताएं भी किसी न किसी दृश्य को देख करके और गीत भी जो है किसी न किसी क्षण के अभिव्यक्ति में हो जाते हैं। रामावतार जी, आपने गज़ल के माध्यम से आपने गीत भी लिखे हैं, लेकिन साहित्य में जो गज़ल के माध्यम से आपने समाज को क्या संदेश दिया है आपकी गज़लों से? देखिए गौतम साहब, गज़ल के बारे में आप सब जानते हैं कि गज़ल जो है महबूब की बातचीत है, मतलब महबूबा से बातचीत है। और जो गज़ल का जो प्रारंभिक जो मिजाज है वो भी शायराना मिजाज जिसको बोलते हैं और रोमांटिसिज्म का ही है। महबूब से बातचीत ही जो है गज़ल मानी जाती थी, लेकिन बाद में जो है कई सारे जो है लोगों ने इसको गज़ाला से, मतलब मार्मिक पीड़ा से भी जोड़ करके देखा। और बाद के दौर में जब आप आएंगे तो दुष्यंत ने एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उसने गज़ल को जो है हथियार बना करके शासन और सत्ता के विरुद्ध समाज को सुधारने के लिए, और इस तरह से जो है और भी कई सारे जो है रूपकों में जो है गज़ल का प्रयोग किया और उनकी गज़लों ने क्रांति पैदा कर दी उस दौर में। आप देखेंगे तो वो जो आपातकाल का दौर था उस समय दुष्यंत ने जो कुछ लिखा वो हाथों हाथ सराहाया गया। हालांकि कई गुर्जूदा लोगों ने तो, उर्दूदा लोगों ने तो दुष्यंत को बहर से खारिज कर दिया। आज दुष्यंत को अपनाया भी जाता है, लेकिन फिर भी जो है तो गज़ल जो है अब केवल महबूबा से बातचीत या कोई मार्मिक अभिव्यक्ति या रोमांटिसिज्म की अभिव्यक्ति भर नहीं रही। अब वो जो है समाज और सत्ता के साथ जो है आँख से आँख मिलाकर उसको चुनौती भी देती है, तो उसके साथ में समरसता का भाव भी पैदा करती है। और मैं भी जो है अपनी गज़लों के माध्यम से जो समाज के जो हालात हैं उन्हीं को बयां करने की कोशिश करता हूं। और मेरी भी कोशिश यही है कि कभी न कभी जो है अगर कहीं न कहीं से किसी में इसमें सुधार होता दिखे पढ़ करके, तो कोशिश सफल हो जाएगी। रामावतार जी, सागर साहब, आप साहित्य का लेखन लगातार जारी रखना चाहेंगे या सीमित रखेंगे? सही साहब, साहित्य का लेखन जब ये तो ऐसा प्रेम है कि जो मरने के बाद भी जो है आपको अमर कर जाता है। और हम देखते हैं अभी कोटा में ही इतने साहित्यकार हैं, तो कई लोग तो शायद 75-80 के बीच में जो है अभी भी, लेकिन अभी भी उनकी ना तो घोषणाएँ कम होती है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो साहित्य की सेवा करूँगा ही सही, और अगर उसके बाद में भी अगर मेरी किताबें सेवा कर पाए तो मेरा जो है सौभाग्य है। ऐसा आपकी जो कृति कौन कौन सी आने वाली है? जी, कृति 3 तो मैंने आपको बताई दी। एक गीत संग्रह है और एक मुक्त छंद की कविताओं का संग्रह है, वो आने वाला है बहुत जल्दी। रामावतार जी, जाते जाते आप गज़ल और सुनाए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि लिख कर के भेजी हमने, लिख कर के भेजी हमने,
कुछ अर्जियां गजल में लिख कर के भेजी हमने, कुछ अर्जियां गजल में लिख कर के भेजी हमने, कुछ अर्जियां गजल में दिल का करार सारा, दिल का करार सारा, दुश्वारियां गजल में दिल का करार सारा, दुश्वारियां गजल में लिख कर के भेजी हम। और शेर देखिए आप यहाँ से कि उसको भुलाने का भी अब फायदा नहीं है, उसको भुलाने का भी अब फायदा नहीं है, उसको भुलाने का भी अब फायदा नहीं है, जिसको लिखी थी हमने, जिसको लिखी थी हमने सब चिट्ठियाँ गज़ल में, जिसको लिखी थी हमने सब चिट्ठियाँ गज़ल में। और गज़ल में देखो प्रयोग होते रहते हैं, एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है इसमें, और उसका चाक गिरेबा, चाक गिरेबा का अर्थ तो होता है अपने कॉलर फट जाए, लेकिन उसका प्रतीक जो है टूटे हुए दिल से भी लेते हैं कि भाई चाक गिरेबा हो ना, टूटा दिल होना वाला, उसको जो है कब उसके कारण और उसके जो है कुछ मैंने इसको रूपक बांधा है। देखो आप कि जो चाक है गिरेबा नजराना एक हंसी का, जो चाक है गिरेबा नजराना एक हंसी का, जो चाक है गिरेबा नजराना एक हंसी का, होती नहीं रफूही, होती नहीं रफूही तुरपाइयाँ गज़ल में, होती नहीं रफूही तुरपाइयाँ गज़ल में लिख कर के भेजी हमने कुछ अर्जियां गज़ल में। और मक्ते का शेर और सुना देता हूँ इस गज़ल का भी, क्योंकि शेर तो और भी हैं पर समय ज़्यादा हो जाएगा। अगर सागर तुम्हें सलीका आता नहीं गज़ल का, सागर तुम्हें सलीका आता नहीं गज़ल का, सागर तुम्हें, मैं तो आज भी अपने आप को जो है गज़ल का विद्यार्थी मानता हूँ, और मैं कोई दावा नहीं करता, आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ मैं कि मैं कोई गज़ल लिखता हूँ, मुझे कभी कभी जो है आशीर्वाद मिल जाता है, तो कभी हो जाती है और होती है नहीं होती है, निर्धारित करने वाले भी सब पाठक और श्रोता ही होते हैं। तो सागर तुम्हें सलीका आता नहीं गज़ल का, उस्ताद कोई ढूंढो तुम भी मियाँ गज़ल में, उस्ताद कोई ढूंढो तुम भी मियाँ गज़ल में लिख कर के भेजी हमने कुछ। अरे तो ये जो है एक गज़ल और सुनाइए आप। बिल्कुल साहब, एक गज़ल और सुना देते हैं जी। बिल्कुल, ये गज़ल मेरे जीवन की ताज़ा हकीकत से कुछ मिलती जुलती सी मान लीजिए आप। गज़ल का मतलब जो है देखिए आप, एक बस तू नहीं कहानी में, एक बस तू नहीं कहानी में, एक बस तू नहीं कहानी में, यूं तो सब कुछ, यूं तो सब कुछ है जिंदगानी में, यूं तो सब कुछ है जिंदगानी में, एक बस तू नहीं कहानी में। और एक शेर जो है हाँ सबके चैनल के सामने प्रस्तुत करता हूँ, और हो गया हो तो आशीर्वाद मिले, दाद मिले कि ये जो है अगर रूहानी शेर हो गया हो तो दाद मिले आपकी, कि तुझको पाया है हर जगह मैंने, तुझको पाया है
हर जगह मैंने तुझको पाया है, हर जगह मैंने आग में भी हवा में पानी में, आग में भी हवा में पानी में, एक बस तू नहीं कहानी में। और एक शेर जो है, उन जो है सपनों के नाम, जो आप सब जानते गाना आया था कि बचपन की ये दोस्ती मिल जाती जवानी में। बचपन की दोस्ती अक्सर जवानी में मिल जाती है, दोस्त होते हैं जो, पर जो जवानी में बिछड़ते हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते, उस पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की। देखिए आप कि कौन रखता है फिर खबर किसकी। बचपन के सब लोगों को पता होता है कि वो वहाँ पर है, वो वहाँ पर है, वो वहाँ पर है, लेकिन जो जवानी में मिलते हैं तो कौन रखता है फिर खबर किसकी, कौन रखता है फिर खबर किसकी, जब बिछुड़ जाते हैं जवानी में। ऐसा लगता है कि सेपरेशन जो है मतलब अपने खुद के इरादों से होता है, तो फिर उसके बाद ठीक है अपने अपने रास्ते। तो जब बिछुड़ जाते हैं जवानी में। और एक शेर, उन बचपन के सपनों के नाम जो हम सब देखते तो हैं और बाद में जो है पूरे होते ही नहीं होते, अलग बात है कि बाद मुद्दत के याद आते हैं, बाद मुद्दत के याद आते हैं, बाद मुद्दत के याद आते हैं, ख्वाब जो बह गए थे पानी में, ख्वाब जो बह गए थे पानी में, एक बस तू। और ये मक्ते का शेर भी जो है गज़ल का कि मेरे तखल्लुस को ध्यान रखिए सागर को, और मैंने शेर कहने की कोशिश की, अगर हो गया हो तो देखिए आप कि झूठ कहते हैं लोग ठहरा है। जब प्रशांत माता फिर कहा जाता है कि धीर गंभीर है बिल्कुल, और सागर बहुत जो है ठहरे हुए होते हैं, वहाँ हलचल कम होती है। मैंने कोशिश की, देखिए आप कि झूठ कहते हैं लोग ठहरा है, झूठ कहते हैं लोग ठहरा है, मौजे सागर तो है रवानी में, मौजे सागर तो है रवानी में, एक बस तू नहीं कहानी में, यूं तो सब कुछ है जिंदगानी में। ये थे हमारे साथ रामावतार मेघवाल सागर जी, गज़लकार। गज़ल के अलावा गीत भी लिखे इन्होंने और अपनी मौलिक कृतियाँ भी इन्होंने लिखी है, और कुछ कृतियाँ आने वाली है। समाज को इन्होंने गज़ल के माध्यम से जो संदेश दिया आप तक पहुँचा। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मुझे बुलाया और यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।